स्रोतों के अनुसार बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। जी। यहाँ नदियों और उनकी सहायक नदियों का एक विस्तृत जाल बिछा हुआ है। यहाँ समृद्ध शब्द का अर्थ समझना मतलब महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि राज्य में पानी की कमी नहीं है और यह नदियों का घना नेटवर्क ही है जो बिहार के मैदानी इलाकों की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और शायद यही की कृषि अर्थव्यवस्था की नींव भी रखता है। बिल्कुल, नींव यही है। बिल्कुल सही। और इसी आधार पर बिहार की नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। चलिए अब इन वर्गों को समझते हैं। जी। ठीक है, तो अब हम इन दो प्रकार की नदियों, हिमालयी और पठारी के बीच के अंतर को देखेंगे। मैं अब तालिका के अनुसार एक-एक करके इनकी विशेषताएं बताऊंगा। ये तुलना परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तुलना समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हिमालयी नदियां। जी। ये सदानीरा या वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियां हैं। सदानीरा मतलब सदा नीर वाली। जबकि पठारी नदियां ये वर्षा आधारित नदियां हैं। हाँ, पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर। दूसरा अंतर, हिमालयी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं और पठारी नदियां ठीक इसके विपरीत दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। मतलब एक दूसरे की तरफ आती हैं ये। हाँ बिल्कुल। अब एक तकनीकी शब्द है, हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती होती हैं पूर्ववर्ती। और पठारी नदियां अनुवर्ती होती हैं। जी, इस पर हम आगे बात कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, हिमालयी नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं और पठारी नदियां वे छोटे डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। एक और बहुत ही दिलचस्प वर्गीकरण है, हिमालयी नदियां बाल्यावस्था में हैं। युवा है मतलब। बिल्कुल। और पठारी नदियां प्रौढ़ अवस्था में हैं। शांत और स्थिर। सही। हिमालयी नदियां मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियां हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जबकि पठारी नदियां सीधी गमन करने वाली नदियां हैं। हाँ। और आखिरी अंतर, हिमालयी नदियों में अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती हैं। बिल्कुल, उत्तरी बिहार की सच्चाई यही है। और पठारी नदियों में बाढ़ की कम संभावना होती है। जी। उदाहरण के तौर पर हिमालयी नदियों में है गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि। और पठारी नदियों के उदाहरण हैं सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि। यहाँ जो बात आकर्षक है वो इन नदियों का व्यवहार है। जैसे आपने कहा, हिमालयी नदियों को बाल्यावस्था में कहा गया है। जी। इसका मतलब है कि वे युवा हैं, ऊर्जावान हैं और अस्थिर हैं, इसीलिए वे अपना मार्ग बदलती हैं। कोसी नदी की तरह। बिल्कुल। और उत्तरी बिहार में बाढ़ का एक प्रमुख कारण बनती हैं। इसके विपरीत पठारी नदियां प्रौढ़ अवस्था में हैं, शांत, स्थिर और एक निश्चित मार्ग पर चलने वाली। तो ये अंतर बिहार के उत्तरी और दक्षिणी भागों की भौगोलिक और आर्थिक स्थितियों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब जब हमने वर्गीकरण को समझ लिया है, तो आइए बिहार की सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी के बारे में विस्तार से जानें। स्रोत से मिले तथ्यों को एक-एक करके देखते हैं। चलिए। तो पहला तथ्य, इसका उद्गम। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जी, गंगोत्री ग्लेशियर। दूसरा, लंबाई। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। ये आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, 445 किलोमीटर बिहार में, ये पूछा जाता है। फिर इसका नामकरण। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, इन दो नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो शुरू में इसका नाम गंगा नहीं होता? नहीं। और बिहार के संदर्भ में, जैसा कि स्रोत कहते हैं, गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। बिल्कुल। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये पूरे राज्य के प्रवाह तंत्र का आधार है। लगभग सभी प्रमुख नदियां, चाहे वो उत्तर से आ रही हों या दक्षिण से, अंततः गंगा में ही मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रवेश और निकास, ये बहुत पूछा जाता है। जी। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो प्रवेश बक्सर में और निकास कटिहार भागलपुर के पास। जी। और इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। 12 जिले? और एक और महत्वपूर्ण तथ्य, बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जिन 12 जिलों से गंगा गुजरती हैं, वे बिहार के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र हैं। सही। और पटना में इसकी सबसे अधिक लंबाई होना राजधानी के रणनीतिक महत्व को भी दर्शाता है। और अंत में इसकी सहायक नदियां और अंतिम पड़ाव। सहायक नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, सोन, पुनपुन आदि।
ये नदियां बिहार में गंगा से मिलती हैं, जी। जबकि महानंदा और अजय ये बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं। अच्छा, तो ये एक बारीक अंतर है। जी। और बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है। बिल्कुल, बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है और ये अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अपना सफर शुरुआत करते पूरा हैं करती उत्तर है। बिहार की सबसे पश्चिमी नदी से, घाघरा। घाघरा नदी का सफर तिब्बत में मानसरोवर के पास से शुरू होता है। मानसरोवर से। हाँ, वहां से ये नेपाल होते हुए बिहार के सिवान जिले में दाखिल होती है और आखिरकार सारण में गंगा से मिल जाती है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक सीमा भी बनाती है। जी, एक प्राकृतिक सीमा। और इसके नामों को लेकर भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। नेपाल में इसे कुछ और कहते हैं और मैदानी इलाकों में कुछ और। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। नेपाल में इसका नाम है करनाली। करनाली। जी, और जब ये मैदानी इलाकों में आती है तो इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। रामायण में जिस सरयू नदी का जिक्र है वो यही है। अच्छा। और इसकी सहायक नदियां जैसे राप्ती, शारदा और छोटी गंडक भी काफी अहम हैं। ये नाम अक्सर मैच द कॉलम वाले सवालों में आ जाते हैं। तो घाघरा से थोड़ा पूरब की ओर बढ़े तो एक और बड़ी नदी है, गंडक। इसके भी कई नाम हैं, है ना? जी, इसे मैदानी इलाकों में नारायणी कहते हैं और नेपाल में तो सप्त गंडकी और शालिग्रामी भी कहते हैं। शालिग्रामी, ये नाम क्यों? शालिग्रामी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें वो गोल काले पत्थर मिलते हैं ना, हाँ हाँ। जिन्हें शालिग्राम कहा जाता है और जिनका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। अच्छा, तो इसका रास्ता कैसे तय होता है? ये बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? देखिए, गंडक नदी नेपाल में धौलागिरी और अन्नपूर्णा जैसी विशाल पर्वत श्रेणियों से अपना रास्ता बनाती है और पश्चिमी चंपारण के भैंसा लौटन नाम की जगह पर बिहार में प्रवेश करती है। भैंसा लौटन। जी। और घाघरा की तरह ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच करीब 45 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। और इसी के किनारे बिहार के दो मशहूर शहर बसे हैं, हाजीपुर और सोनपुर। सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध पशु मेला तो इसी गंडक नदी के किनारे लगता है। बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि नाम एक जैसा होने के बावजूद बूढ़ी गंडक एक अलग नदी है। ये वो छोटी छोटी जानकारियां हैं जो परीक्षा में फंसा सकती हैं। बिल्कुल, ये एक आम भ्रम है। बूढ़ी गंडक गंडक की कोई पुरानी धारा नहीं है। तो ये एक स्वतंत्र नदी है? हाँ, एक स्वतंत्र नदी है जो चंपारण की सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। ऊपरी हिस्से में इसे सिकरहना भी कहते हैं। सिकरहना। जी, ये गंडक के समानांतर लेकिन उसके पूरब में बहती है और मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया जैसे शहरों से गुजरते हुए गंगा में मिलती है। असल में इसकी लंबाई मुख्य गंडक नदी से भी ज्यादा है। अच्छा, अब उत्तर बिहार में एक और नदी है जो अपने बदलते रास्तों के लिए जानी जाती है, बागमती। हाँ, बागमती। ये नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलकर सीतामढ़ी में बिहार में दाखिल होती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसा आपने कहा, इसका रास्ता बदलना है। युक्त धारा कोसी नदी में विलीन हो जाती है। ओह, तो नदियों का ये रास्ता बदलना भूगोल का एक बहुत ही डायनामिक पहलू है। बिल्कुल। और इसका सांस्कृतिक महत्व भी तो बहुत ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। नेपाल की राजधानी काठमांडू और विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर वो इसी बागमती के किनारे स्थित है। ये इसकी अहमियत को और बढ़ा देता है। जी। चलिए, अब उस नदी पर आते हैं जिसका नाम सुनते ही बिहार में लोगों के मन में बाढ़ का ख्याल आ जाता है, कोसी। बिहार का शोक। हाँ, बिहार का शोक। कोसी नदी, ये नाम ही अपने आप में एक कहानी है। ये नेपाल में गोसाई स्थान से निकलती है जहाँ ये 7 धाराओं से मिलकर बनती हैं। 7 धाराएं? हाँ, इसीलिए नेपाल में इसे सप्तकोशिकी कहते हैं। ये 7 धाराएं हैं अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोशी, तामाकोशी, इंद्रावती और सुनकोशी। ये सब मिलके कोसी बनती हैं। लेकिन इसे बिहार का शोक कहते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि इसमें बाढ़ आती है? सिर्फ बाढ़ नहीं, बल्कि इसके अप्रत्याशित व्यवहार के कारण। अच्छा। सोचिए, कोसी हिमालय की ऊंचाइयों से बेतहाशा ढलान पर उतरती है। इस सफर में वो अपने साथ टन के टन गाद मतलब सिल्ट उठा लेती है। जैसे ही ये बिहार के सपाट मैदानों में पहुंचती है, इसकी रफ्तार अचानक धीमी पड़ जाती है और ये सारा मलबा अपने ही रास्ते में जमा करने लगती है। ओ, तो अपना ही रास्ता ब्लॉक कर देती है? बिल्कुल। जब इसका अपना ही रास्ता मलबे से ऊंचा हो जाता है तो पानी मजबूरन एक नया नीचा रास्ता खोज लेता है। पिछले 200 सालों में ये 150 किलोमीटर से ज्यादा पश्चिम की ओर खिसक चुकी है। बाप रे। यही वो प्रक्रिया है जो इसे इतना अप्रत्याशित और विनाशकारी बनाती है। अच्छा, तो ये बिहार में सुपौल जिले से प्रवेश करती है
और कुर्सेला में गंगा से मिलती है। जी तो अब उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी की बात करते हैं, महानंदा। हाँ, ये भौगोलिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? और इसका जवाब है महानदा। बिल्कुल, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, फिर बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार से बहती है और फिर वापस पश्चिम बंगाल के मालदा में जाकर गंगा से मिलती है। कौन नदी मतलब आती इसका है? उद्गम और सोन संगम नदी दोनों ये ही बिहार मध्य से बाहर प्रदेश हैं। की सही पकड़ा अमरकंटक आपने। पहाड़ी से निकलती है, ठीक वहीं से जहां से नर्मदा भी निकलती है। पर दोनों विपरीत दिशाओं में बहती हैं। बिल्कुल, और ये यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। जी, ये रोहतास और भोजपुर की सीमा बनाते हुए पटना के पास दानापुर में गंगा में मिल जाती है। लेकिन सोन का असली महत्व तो शायद उन परियोजनाओं में है जो इस पर बनी हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोन नदी पर बने डेहरी बांध, इंद्रपुरी बैराज और मध्य प्रदेश में बाणसागर बांध ने इस पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल दी है। कैसे? इन बांधों से निकली नहरों के जाल ने रोहतास और भोजपुर के कभी सूखे रहने वाले इलाकों को आज बिहार का धान का कटोरा बना दिया है। वाह! तो ये दिखाता है कि कैसे नदी इंजीनियरिंग किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल सकती है। बिल्कुल। लेकिन क्या इन बड़े बांधों और बैराज का कोई नकारात्मक असर भी हुआ, जैसे नदी के प्राकृतिक बहाव पर? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जब भी हम बड़े बांध बनाते हैं तो नदी का प्राकृतिक बहाव रुकता है, जिससे जलीय जीवों के जीवन पर असर पड़ता है और गाद का जमाव भी बढ़ जाता है। हालांकि सिंचाई और बिजली उत्पादन के फायदे इतने बड़े होते हैं कि अक्सर इन पर्यावरणीय चिंताओं पर ध्यान बाद में जाता है। सही बात है। सोन के बाद अगली प्रमुख नदी है पुनपुन। पुनपुन नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना से होते हुए फतुहा में गंगा से मिलती है। फतुहा में? जी, ये सोन के बाद दक्षिण बिहार की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसकी सहायक नदियां मोरहर और दरधा हैं। और अब आते हैं उस नदी पर जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व शायद सबसे ज्यादा है। टिंग टिंग अम्मा मैसेज। नाम आते ही इस नदी का जिक्र जरूर होता है। फल्गु सीधे किसी एक स्रोत से नहीं निकलती, ये छोटा नागपुर पठार से आने वाली दो धाराओं के संगम से बनती है। दो धाराएं? हाँ, लीलांजन, जिसे निरंजना भी कहते हैं, और मोहाना। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात, ये सीधे गंगा में नहीं मिलती, बल्कि आगे जाकर पुनपुन नदी में मिल जाती है। और इसका ऐतिहासिक महत्व तो अतुलनीय है। बिल्कुल, कल्पना कीजिए, इसी निरंजना नदी के किनारे बोध गया में एक राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो गौतम बुद्ध बन गए। गया का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर भी इसी के तट पर है और हर साल पितृपक्ष के दौरान लाखों लोग पिंडदान के लिए यहीं आते हैं। लेकिन इसमें तो ज्यादातर समय पानी नहीं रहता। हाँ, इसीलिए हाल ही में इस पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है, ताकि तीर्थयात्रियों के लिए इसमें हमेशा पानी उपलब्ध रहे। तो सोन और फल्गु के अलावा दक्षिण में छोटी नदियों का भी एक पूरा तंत्र है, जैसे अजय, क्यूल और सकरी। ये सब कहाँ से आती हैं? ये सभी नदियां भी छोटा नागपुर पठार की ही देन है। अजय जमुई से निकलकर पश्चिम बंगाल चली जाती है, क्यूल हजारीबाग से निकलकर लखीसराय के पास गंगा में मिलती है, और सकरी भी छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है। ये भले ही सोन जितनी बड़ी ना हो, लेकिन ये दिखाती हैं कि दक्षिण बिहार का पूरा नदी तंत्र किस तरह झारखंड के पठारी इलाके से जुड़ा हुआ है। तो हमने बिहार के इस पूरे नदी तंत्र को उत्तर से दक्षिण तक समझ लिया है। अगर किसी को परीक्षा के लिए इस सारी जानकारी को एक साथ याद रखना हो तो नदियों को उनके किनारे बसे शहरों से जोड़ना एक अच्छा तरीका हो सकता है। हाँ, ये एक बेहतरीन रिवीजन तकनीक है। चलिए क्विक रिकैप करते हैं। ठीक है। गंगा के किनारे तो राजधानी पटना और बक्सर, मुंगेर, भागलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर हैं ही। हाँ। गंडक के किनारे, जैसा हमने बात की, हाजीपुर और सोनपुर हैं। बूढ़ी गंडक पर मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जैसे शहर बसे हैं। सही। फल्गु का मतलब है गया, ये तो अब तक याद हो ही गया होगा। बिल्कुल। और घाघरा के किनारे छपरा शहर है। ये लिस्ट दिमाग में बिठा लेना बहुत जरूरी है। तो आज हमने बिहार की जीवन रेखाओं के इस जटिल जाल को परत दर परत खोला। कोसी के विनाशकारी रूप से लेकर फल्गु की पवित्र धारा तक हर नदी की अपनी एक पहचान है, अपना एक चरित्र है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि बिहार का भूगोल, उसकी कृषि, उसकी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि उसकी परेशानियां भी
इन दो तरह की नदियों से तय होती हैं। उत्तर की हिमालयी सदानीरा नदियां और दक्षिण की पठारी मौसमी नदियां। एकदम सही। एक तरफ बाढ़ और उपजाऊ मिट्टी है, तो दूसरी तरफ सिंचाई पर निर्भरता। यही बिहार की असली कहानी है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक